नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय बेसिक कॉस्मेटोलॉजी में अंकित टॉपिक ब्लीचिंग पर मैं आज आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगी। आज हम पढ़ेंगे ब्लीचिंग के बारे में। ब्लीचिंग क्या है, क्यों प्रयोग किया जाता है और इसका प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए इत्यादि। ब्लीचिंग के बारे में हम पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। इंट्रोडक्शन, परिचय। ब्लीचिंग का अर्थ, ब्लीचिंग के प्रकार, ब्लीचिंग में कौन कौन से सामान प्रयोग किए जाते हैं, ब्लीचिंग की विधि, ब्लीचिंग करते समय किन किन सावधानियों को ध्यान में रखकर करना चाहिए, ब्लीचिंग करने से क्या फ़ायदा होता है और ब्लीचिंग करने के बाद हमें जो है क्या रिजल्ट मिलता है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे ब्लीचिंग का अर्थ। ब्लीचिंग एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसका प्रयोग बालों के रंग को हल्का करने के लिए किया जाता है। सभ्यता के आरंभ से आज तक महिलाएं अपनी त्वचा के रंग को गोरा दिखाने के लिए विभिन्न प्रयासों में लगी रही हैं। आज से नहीं, प्राचीन काल से स्त्रियां अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए अलग अलग प्रसाधनों का प्रयोग करती हैं, जैसे कभी फलों का रस, कभी सब्जियों का रस, कभी फिटकरी, कभी कोई जड़ी बूटी, कभी कुछ, मतलब कुछ ना कुछ प्रयोग करती रहती हैं। कुछ लोग दूध और शहद का भी प्रयोग करते हैं अपने फेस को क्लीन दिखाने के लिए, सुंदर दिखाने के लिए। लेकिन जो हम घर पर चीज़ें यूज करते हैं वो नेचुरली होती हैं, प्राकृतिक होने के कारण वो ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करती हैं स्किन पे और इनका असर ज़्यादा देर तक भी नहीं रहता है। रंग साफ करने की में भी वो कुछ समय के लिए ही मदद करती हैं हमारी। लेकिन जब हम ब्लीच का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये रासायनिक है, इसके लिए इसका असर भी जल्दी दिखता है और लंबे समय तक रहता भी है। समय के अभाव के कारण हम क्या करते हैं, रासायनिक चीज़ों का प्रयोग करना शुरू कर दिए। ब्लीच जो है एक रासायनिक ही है जिसमें एक्टिवेटर होता है, वो उसके साथ क्रिया करके असर जल्दी दिखता है उसका और अच्छा दिखता है। ब्लीच से बाल पूरी तरह से रिमूव नहीं होते हैं, जैसे होता है ना थ्रेडिंग, वैक्सिंग, इन सब में बाल जो है रिमूव हो जाते हैं, बट ब्लीचिंग में बाल रिमूव नहीं होते हैं, सिर्फ उनका कलर हल्का हो जाता है। हमारे फेस पे जो बाल होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं, जो कि हमारे फेस से मैच नहीं करते हैं, फेस से बिल्कुल अलग दिखते हैं। उस ब्लैक कलर को ब्राउन करने के लिए ही ब्लीच का प्रयोग किया जाता है, जिससे बाल हल्के हो जाते हैं और नेचुरल कलर में दिखने की वजह से चेहरा गोरा दिखाई देने लगता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे ब्लीच के प्रकार। ब्लीचिंग दो प्रकार की होती है, क्रीम ब्लीच, पाउडर ब्लीच। जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं कि ये जो प्रयोग किया गया है यह क्रीम ब्लीच है। क्रीम ब्लीच का उपयोग ज़्यादातर फेस के लिए ही किया जाता है, हाथ पैरों पे भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रयोग इसका चेहरे के लिए ही किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे क्रीम ब्लीच का उपयोग। क्रीम ब्लीच का उपयोग चेहरे के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इसका उपयोग आप चाहें तो हाथों पैरों पर भी कर सकते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं चित्र में, क्रीम ब्लीच जो होता है वो अलग अलग कंपनियों का मार्केट में आपको आसानी से उपलब्ध हो जाता है, जैसे नेचर्स, फेम,
ओलिविया इत्यादि। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे पाउडर ब्लीच। पाउडर ब्लीच क्या होता है? पाउडर में तरल हाइड्रोजन पेरोक्साइड 20 वॉल्यूम मिलाकर पेस्ट तैयार किया जाता है, जिसमें अमोनिया की मात्रा 3-4 बूंद डाला जाता है और इस ब्लीच को ब्रश की सहायता से त्वचा के उन स्थानों पर लगाया जाता है जहाँ के बालों को हमें ब्लीच करना है या जहाँ के बालों के कलर को हमें हल्का करना है। लगाने के लगभग 10 मिनट तक छोड़कर उसके बाद फिर ब्लीच जो है जब सूख जाती है तो उसे रिमूव किया जाता है। इसका असर ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है, इसलिए इसका प्रयोग बॉडी ब्लीच के लिए किया जाता है। क्योंकि जब हम फेस पे ब्लीच करते हैं तो हम सोचते हैं कि अगर हमने ब्लीच किया हुआ है तो वो कुछ दिनों तक इफ़ेक्ट दिखाए अपना, मतलब कुछ दिनों के बाद हमें ब्लीच करने की आवश्यकता पड़े। इसके लिए पाउडर ब्लीच का असर जो है कुछ समय के लिए रहता है, तो हम क्या करते हैं, पाउडर ब्लीच का प्रयोग हाथ पैरों पे करते हैं कि अगर इसका असर ख़त्म भी हो जाता है तो हम फिर उसके बाद फिर से कर लेंगे ब्लीच, और फेस के लिए सिर्फ क्रीम ब्लीच का ही प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे सामग्री। ब्लीच करते समय किन किन सामानों की आवश्यकता होती है हम डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले ब्लीच, हेड बैंड, क्लींजिंग मिल्क, फेस पैक, कॉटन, एक्टिवेटर, बर्फ, प्लास्टिक बाउल, स्पैचुला, गुलाब जल, स्पंज, ब्लीच ब्रश, पानी, मॉइस्चराइजर या कोल्ड क्रीम। इन दोनों में से किसी एक का उपयोग आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे ब्लीच। स्किन ब्लीच चेहरे और शरीर के बालों के रंग को हल्का करने की एक प्रक्रिया है। ध्यान रहे कि फेशियल करने से पहले चेहरे की ब्लीचिंग की जाती है। ब्लीचिंग के बाद फेशियल कराने पर चेहरा दमकने लगता है। अगर आपके पार्लर में या आपके पास कोई भी आता है, बोलता है मुझे ब्लीच और फेशियल करवाना है, तो सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप फेशियल पहले करेंगे या ब्लीच पहले करेंगे। इसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि हमें सबसे पहले क्या करना है, ब्लीच करना है उसका। ब्लीच करने के बाद फिर फेशियल करना चाहिए, तभी जो है चेहरे पे अच्छा ग्लो आता है और अच्छा इफ़ेक्ट दिखता है ब्लीच का। आप चित्र में देख पा रहे हैं कि ये ओलिविया कंपनी का ब्लीच है। कुछ लोगों अलग अलग फेस के लिए अलग अलग ब्लीच सूट करता है। जिसके फेस पे जो ब्लीच सूट करता है वही उसको प्रयोग करना चाहिए। अगर आपके फेस पे कोई ब्लीच नहीं सूट करती है तो आपको उस ब्लीच का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे हेडबैंड। हेडबैंड यह कपड़े का बना होता है। इसके दोनों किनारों पर वेल्क्रो लगा होता है। हेडबैंड का प्रयोग नॉर्मली हम फेशियल, ब्लीच, स्क्रबिंग, क्लीन अप कुछ भी करते हैं तो इसका प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर फेस पे ही वर्क होता है, अगर हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारे जो सर के बाल हैं वो बार बार चेहरे पे आएंगे और वर्क करते समय डिस्टर्ब करेंगे, और हो सकता है कि ब्लीच अगर बालों में लग जाए तो नुकसान भी करे। इसमें वेल्क्रो लगे होने के कारण ये क्या होता है, इसे हम सिर के हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। किसका सर कितना बड़ा है, किसका सर कितना छोटा है, उस हिसाब से हम आसानी से इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। और इसका प्रयोग इसके लिए भी किया जाता है कि क्लाइंट को आराम से, इसको लगाने के बाद आराम से हम पीछे आरामदायक अवस्था में बिठा देते हैं, और उसके बाद जब फेस पे कोई वर्क करते हैं तो चेहरे पर बार बार बाल नहीं आता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे क्लींजिंग मिल्क। अब ब्लीच में क्लींजिंग मिल्क का क्या उपयोग है हम जानेंगे।
क्लींजिंग मिल्क बहुत ही हल्का लोशन होता है जो सभी प्रकार की त्वचा के लिए उपयुक्त माना जाता है। क्लींजिंग मिल्क में आप किसी भी फेस पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसमें आप ये नहीं देख सकते हैं कि नॉर्मल स्किन पे नहीं प्रयोग करना है या ऑयली पे नहीं प्रयोग करना है या फिर ड्राई पे नहीं प्रयोग करना है। आप किसी भी प्रकार की स्किन होगी आप उस पर प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही आप चेहरे पर लगे मेकअप को भी क्लींजिंग मिल्क से हटा सकते हैं। अगर आपने मेकअप किया हुआ है तो उसको रिमूव करने के लिए भी आप क्लींजिंग मिल्क का प्रयोग कर सकते हैं और नॉर्मली किया भी जाता है। इससे क्या होता है, मेकअप आसानी से रिमूव हो जाता है और चेहरा फिर से साफ दिखने लगता है। देखा, आप देख पा रहे हैं चित्र में कि क्लींजिंग मिल्क जो है कई कंपनियों का आता है, पर सबसे बेस्ट होता है अयूर का ही। नॉर्मली ज़्यादातर लोग इसी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे फेस पैक। फेस पैक का ब्लीच में क्या प्रयोग है हम जानेंगे। फेस पैक आमतौर पर एक तरीके का मास्क है जो लगाने के बाद त्वचा से चिपक जाता है। फेस पैक में मौजूद घटक त्वचा की गहराई तक जाते हैं और आपकी त्वचा को निखारते भी हैं। फेस पैक लगाने से त्वचा की अशुद्धियां साफ होती हैं, साथ ही त्वचा टोन व निखरी हुई लगने लगती है ना। फेस का प्रयोग हम करते क्यों हैं? जब हम ब्लीच कर लेते हैं तो कुछ लोगों के फेस पे जलन या फिर रेडनेस दिखने लगती है, तो उसको थोड़ा कम करने के लिए फेस पैक का यूज किया जाता है, गुलाब जल इसमें मिक्स करके, कि वो जो रेडनेस हुई है फेस पे उसको ठीक किया जा सके। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे कॉटन। मतलब ब्लीच करते समय कॉटन का क्या प्रयोग है और कॉटन जो है किन रूपों में हमें मिलता है। कॉटन कपास की बनी होती है और बहुत मुलायम होती है। ब्लीच में इसका प्रयोग फेस पैक हटाने व साफ करने के लिए किया जाता है। यह छोटे छोटे पीस के रूप में प्रयोग की जाती है। कॉटन आपको मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो सकता है। देखेंगे तो आपको कॉटन बड के रूप में भी मिलेगा, कॉटन छोटे छोटे पैड के रूप में भी मिलता है और छोटे छोटे बंडलों के रूप में भी मिलता है, जिसका आप प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। और ब्लीच में इसका प्रयोग, ब्लीच के बाद जब हम फेस पैक लगाते हैं तो उसको हटाने के लिए किया जाता है और पूरी तरह से फेस को साफ करने के लिए भी कॉटन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे एक्टिवेटर। एक्टिवेटर जो होता है वो ब्लीच का मुख्य घटक है। मतलब एक्टिवेटर के बिना हम ब्लीच कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। सिर्फ ब्लीच जो होता है क्रीम, उसका प्रयोग करके हम ब्लीच की प्रक्रिया को पूरा नहीं कर सकते हैं। किसी रासायनिक क्रिया की गति को बढ़ाने वाला वह पदार्थ जो स्वयं अपरिवर्तित रहता है। मतलब ब्लीच में जब एक्टिवेटर की मात्रा मिलाई जाती है तभी वो रासायनिक क्रिया करने के बाद अपना इस इफेक्ट जो है बालों पे छोड़ता है, जिससे बाल क्या होते हैं, ब्राउन कलर के हो जाते हैं और फेस को क्लीन दिखाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे बर्फ। जानेंगे हम कि बर्फ का प्रयोग किया क्यों जाता है ब्लीच में। बर्फ का प्रयोग ब्लीच करने के बाद त्वचा को ठंडक प्रदान करने के लिए किया जाता है। इससे ब्लीच से होने वाली जलन से राहत मिलती है ना। ब्लीच का प्रयोग इसके लिए ही किया जाता है, जब हम ब्लीच करते हैं तो थोड़ी बहुत जलन तो होती है, उस जलन में राहत पहुंचाने के लिए हम बर्फ का प्रयोग करते हैं, जिससे उस जो जलन हो रही है उसमें हमें थोड़ी बहुत राहत मिले। बर्फ का प्रयोग आप जो है आइस बैग के रूप में भी कर सकते हैं और घर में अगर अवेलेबल है तो आप जो है उस बर्फ का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे प्लास्टिक बाउल। ब्लीच करते समय हमें प्लास्टिक बाउल का क्यों उपयोग करना चाहिए और क्या उपयोग है। ब्लीच करने के लिए ब्लीच का मिश्रण हमेशा प्लास्टिक बाउल या कांच के बाउल में ही तैयार करना चाहिए। अब हम ये जानेंगे कि प्लास्टिक और कांच के ही बाउल में ब्लीच क्यों तैयार करना चाहिए।
क्योंकि प्लास्टिक और कांच से ब्लीच जो है कोई क्रिया नहीं करेगी। अगर हम किसी दूसरे धातु में मिक्स करते हैं ब्लीच को, तो हो सकता है कि वो उस धातु के साथ क्रिया करके हमारे स्किन को कोई नुकसान पहुंचाए, है ना। तो उस नुकसान से बचने के लिए हम सिर्फ प्लास्टिक या फिर कांच के ही बाउल का प्रयोग करते हैं। ये बाउल आपको मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे, छोटे छोटे रूप में या फिर आप बड़े रूप में यूज कीजिए, लेकिन प्लास्टिक और कांच के ही बाउल का प्रयोग कीजिए ब्लीच करने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे प्लास्टिक स्पैचुला। तो प्लास्टिक स्पैचुला का प्रयोग ब्लीच में क्यों किया जाता है? प्लास्टिक स्पैचुला एक व्यापक सपाट लचीली ब्लेड है जिसका उपयोग खाद्य पदार्थों, क्रीम इत्यादि सामग्री को मिलाने, फैलाने और उठाने के लिए किया जाता है। स्पैचुला का प्रयोग ब्लीच में इसलिए भी किया जाता है कि जो क्रीम ब्लीच होती है या ब्लीच हम कर रहे हैं तो उसको आसानी से मिक्स किया जा सकते। हम जो है हाथ से जब मिक्स करते हैं उसको, तो क्या होता है हमारे हाथ में प्रॉब्लम होती है, स्किन में प्रॉब्लम हो जाती है। हो सकता है कि रसायन है तो क्या करें, हमारे स्किन को नुकसान पहुंचाए। उस नुकसान से बचने के लिए ब्लीच में दिया हुआ जो स्पैचुला होता है हमें उसी का प्रयोग करना चाहिए। मिक्स करने के साथ साथ जब हम ब्लीच का लगाते हैं तब भी हमें स्पैचुला का ही प्रयोग करना चाहिए या फिर हमें ब्लीच ब्रश का प्रयोग करना चाहिए। और जब ब्लीच करते समय जब हम जो है उसे रिमूव करते हैं तो सबसे पहले हमें स्पैचुला से रिमूव करना चाहिए, उसके बाद फिर कॉटन से रिमूव करना चाहिए। यह जो है ब्लीच में एक मिक्सिंग टूल का भी काम करता है, मतलब ब्लीच को और एक्टिवेटर को अच्छे से मिक्स करने के लिए भी स्पैचुला का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे गुलाब जल। गुलाब जल का प्रयोग क्या है ब्लीच में, हम जानेंगे। गुलाब जल स्किन के लिए काफी फायदेमंद होता है। इसके एक नहीं बल्कि कई फायदे होते हैं। यह न सिर्फ स्किन को कूल करता है बल्कि झुर्रियों को दूर रखने में भी मदद करता है ना। गुलाब जल का नॉर्मली ऐसे भी लोग उपयोग करते हैं घरों में, शाम को जब सोते समय हम इसका उपयोग कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि हम सिर्फ ब्लीच में ही इसका प्रयोग करते हैं, फेशियल हुआ, ब्लीच हुआ, क्लीनअप हुआ, स्क्रबिंग हुआ, इन सब में भी हम गुलाब जल का प्रयोग करते हैं। और गुलाब जल के प्रयोग से स्किन को ताजगी महसूस होती है। अगर आप इसका रोज इस्तेमाल करें तो फर्क खुद महसूस करेंगे। हर किसी को गुलाब जल का प्रयोग करना चाहिए। अगर आपकी आंखों में भी कोई प्रॉब्लम है तो आप 2 बूंद गुलाब जल का डाल सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको कुछ देर के लिए राहत महसूस होगा। आजकल गुलाब जल स्प्रे में भी आने लगा है, नॉर्मली ऐसे बॉटल में भी मिलता है। आपको जैसी सुविधा हो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे स्पंज। स्पंज का प्रयोग ब्लीच में क्यों करते हैं? शरीर के अंगों को धोने, साफ करने या रगड़ने का एक छिद्रयुक्त, वजन में हल्का तथा पानी सोखने वाला कपड़ा या मोटी प्लास्टिक की गद्दी होती है। स्पंज नॉर्मली अलग अलग टाइप का आता है, एक बहुत सॉफ्ट होता है और एक हार्ड भी होता है। जहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसी का हम प्रयोग करते हैं। जैसे अगर हमें फेस के लिए यूज करना है तो हम ज़्यादातर सॉफ्ट स्पंज का ही प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए कि स्किन जो होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है। अगर हम हार्ड स्पंज का प्रयोग करेंगे तो स्किन छिल जाएगी, और नॉर्मली ब्लीच करने के बाद तो स्किन थोड़ी सॉफ्ट हो ही जाती है। तो आप जो है सॉफ्ट स्पंज का ही प्रयोग कीजिए, और जो हार्ड स्पंज होता है उसको हम हाथ पैरों में लगे ब्लीच को या फिर फेस पैक वगैरह को रिमूव करने के लिए प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे ब्लीच ब्रश। ब्लीच में ब्रश का प्रयोग ब्लीच को मिक्स करने व फेस पर लगाने के लिए किया जाता है। ब्लीच ब्रश का प्रयोग फेस पर ब्लीच करने व फेस ब्लीच को मिक्स करने के लिए किया जाता है। ब्लीच ब्रश जो होता है उसमें प्लास्टिक की हैंडल लगी होती है और जो उसका ब्रश होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है और फेस पे लगाते समय ये बिल्कुल नहीं चुभता है।
इसके लिए हमें ब्लीच लगाते समय हमेशा ब्लीच ब्रश का ही प्रयोग करना चाहिए। कभी कभी लोग हाथों से भी ब्लीच को लगाते हैं, पर ज़्यादातर अगर आप ब्लीच ब्रश का प्रयोग करें तो आपके लिए भी अच्छा होगा और क्लाइंट के लिए भी अच्छा होगा। क्योंकि जब हम हाथ से ब्लीच लगाते हैं तो वो हाथों में जो है वाइट वाइट कर देता है, मतलब नुकसान करता है हाथों को। इसके लिए हमें ब्लीच ब्रश का प्रयोग जरूर करना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे पानी। ब्लीच में पानी का प्रयोग फेस को साफ करने के लिए किया जाता है। ब्लीच ब्लीच जब हम करते हैं तो फेस को साफ करने के, जब क्लींजिंग मिल्क किया जाता है फेस को क्लीन करने के लिए ब्लीच करने से पहले, तब भी पानी का प्रयोग किया जाता है। और जब ब्लीच कंप्लीट हो जाती है तब भी पानी का प्रयोग किया जाता है फेस को क्लीन करने के लिए, पूरी तरह से साफ करने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे कोल्ड क्रीम या फिर मॉइस्चराइजर। कोल्ड क्रीम का प्रयोग ब्लीच में कोल्ड कंप्रेशन देने के बाद चेहरे पर लगाने के लिए किया जाता है। जब हम जब फेस पैक लगाते हैं उसके बाद फेस जो है ड्राई ड्राई सा दिखने लगता है और उस पर वाइट वाइट सा हल्का हल्का दिखने लगता है। तो उसको सही करने के लिए, फेस को क्लीन करने के लिए हम जो है कोल्ड क्रीम या फिर मॉइस्चराइजर का प्रयोग करते हैं। फेस पर ड्राई ड्राई सा दिखने लगता है तो उसको कोल्ड क्रीम या फिर मॉइस्चराइजर जो क्या करता है, साफ करता है, ठीक दिखाई देने लगता है फेस। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे ब्लीचिंग की विधि। सबसे पहले क्लाइंट को ब्लीच करने के लिए तैयार करेंगे। जहाँ भी आप अगर ब्लीच करने के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास पूरी सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए। पूरी सामग्री में जैसे ब्लीच, ब्लीच ब्रश, कॉटन पैड, एक्टिवेटर और कॉटन पैड, गुलाब जल, कोल्ड क्रीम, मॉइस्चराइजर वगैरह सब कुछ एक साथ रखें। ऐसा ना हो कि मतलब आपको करते समय इधर उधर जाने की आवश्यकता पड़े। इससे क्या होगा, आपका समय भी बर्बाद होगा और क्लाइंट का भी समय बर्बाद होगा। ब्लीच करने वाले स्थान के आसपास की ज्वेलरी उतार कर क्लाइंट को रखने के लिए देंगे। क्लाइंट का कर रहे हो या आप अपना कर रहे हो या फिर किसी का भी कर रहे हो ब्लीच, तो सबसे पहले आपको उसकी ज्वेलरी रिमूव कर देनी चाहिए। मतलब उसकी ज्वेलरी निकाल करके उसको दे दीजिए रखने के लिए, जिससे कि ज्वेलरी खोए ना। यदि क्लाइंट लॉक नेक तक ब्लीच करना चाहता है तो उसे डीप गले का गाउन पहनने को दें। कुछ लोग सिर्फ फेस पे ब्लीच करवाते हैं, कुछ लोग पूरे गर्दन तक ब्लीच करवाते हैं। अगर किसी को गर्दन तक ब्लीच करवाना है तो हमें उसे डीप गले का गाउन देना चाहिए पहनने के लिए, जिससे कि हम आसानी से ब्लीच कर सके और क्लाइंट के कपड़े में भी ब्लीच ना लगे। बालों में ब्लीच ना लगे और वह फेस पर ना आए, इसके लिए हेडबैंड से बालों को बांधेंगे। अभी मैंने आपको हेडबैंड के उपयोग में बताया था कि हेडबैंड का प्रयोग करते क्यों हैं। इसीलिए करते हैं कि जब हम ब्लीच कर रहे हो तो ब्लीच जो है बालों में ना लगे और बाल जो है वो फेस पर बार बार ना आए और डिस्टर्ब ना करें। इसके लिए हम हेडबैंड का प्रयोग करें और ज़रूर करना चाहिए। अगर आप हेडबैंड का प्रयोग नहीं करते हैं तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी ब्लीच करने में। ट्रॉली में ब्लीच करने का सारा सामान रखेंगे, जिससे कि कॉटन ब्लीच, एक्टिवेटर बर्फ, कोल्ड स्प्रे, क्लींजिंग मिल्क, प्लास्टिक बाउल, प्लास्टिक स्पैचुला, रोज वाटर, स्पंज ब्लीच, ब्रश, पानी, कोल्ड क्रीम आदि। मतलब जो भी, जहाँ भी ब्लीच करना है वहाँ पे एक ट्रॉली तैयार कीजिए और उस ट्रॉली में आपको सारा सामान रखना चाहिए, जैसे एक्टिवेटर बर्फ, कोल्ड क्रीम, स्प्रे, क्लींजिंग मिल्क, प्लास्टिक बाउल, प्लास्टिक स्पैचुला, रोज वाटर, स्पंज, पानी, मॉइस्चराइजर। तब जितनी भी सामग्री है ब्लीच करने की वो आपके पास ट्रॉली पे अवेलेबल होनी चाहिए। नहीं तो आपको फिर इधर उधर जाना पड़ेगा और इससे समय की भी बर्बादी होगी और आपको करने में भी प्रॉब्लम होगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे प्लास्टिक बाउल को आवश्यकता अनुसार ब्लीच लेकर चुटकी की नाप से एक्टिवेटर लेंगे और अच्छी तरह
मिलाएंगे। प्लास्टिक बाउल में हम अपने आवश्यकता अनुसार ब्लीच लेकर जितना हमें उपयोग करना है, अगर फेस पे करना है तो हम थोड़ा लेंगे, अगर हमें पूरे नेक तक करना है तो हम थोड़ा और ज़्यादा क्रीम लेंगे और उसे उसमें एक्टिवेटर चुटकी की मात्रा में नाप कर डालेंगे। अगर एक्टिवेटर की मात्रा बहुत संभाल कर डालनी चाहिए, अगर एक्टिवेटर की मात्रा आप संभाल कर नहीं डालेंगे तो फेस पे नुकसान पहुंचेगा। क्लाइंट को तैयार करने के बाद आराम से चेयर पर बैठाएंगे और बाउल में क्लिंजिंग मिल्क लेकर पूरे चेहरे पर टिप के रूप में लगाएंगे और 2 मिनट तक चेहरे पर हल्की सी मसाज देंगे। अगर आप ब्लीच करने के लिए क्लाइंट को प्रिपेयर कर चुके हैं तो आपको क्लिंजिंग मिल्क सबसे पहले जो है बाउल में लेना चाहिए। उसके बाद उसको टिप के रूप में ऐसे ऐसे नहीं पूरे फेस पे लगा देना है, हमें क्या करना है उसे टिप के रूप में लेना है, मतलब जगह जगह थोड़ा 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 पूरे फेस पे लगाना है और फिर उसको मिक्स करना है पानी के साथ। मिक्स करने के बाद 2 मिनट तक हल्की सी मसाज देंगे। क्यों देंगे? जिससे कि चेहरे पे जो गंदगी है वो साफ हो जाए और जो रोम छिद्र हैं वो खुल जाएं। ब्लीच उप त्वचा तक असर करती है। अब दो कॉटन पैड को दोनों हाथों में लेकर हल्का सा गीला करेंगे और मसाज की दिशा में घुमाते हुए चेहरे से क्लींजिंग मिल्क साफ करेंगे, है ना। कभी भी हमें कॉटन पैड की सहायता से क्लींजिंग मिल्क साफ करते हुए ऐसे झटके से नहीं साफ करना है, हमें आराम से क्लाइंट के फेस पे धीरे धीरे घुमाते हुए कॉटन पैड को क्लींजिंग मिल्क को साफ करना है। अब तैयार ब्लीच को ब्लीच ब्रश की सहायता से चेहरे पर लगाएंगे। जो आपने पहले से मिक्स करके रखा हुआ है ब्लीच और एक्टिवेटर, उसको धीरे धीरे क्लाइंट के फेस पर अप्लाई करेंगे। इसे हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ मसाज की दिशा में और बालों की विपरीत दिशा में लगाएंगे, है ना। जब हम ब्लीच लगाते हैं तो ब्लीच बालों की विपरीत दिशा में ही लगाना चाहिए और जिधर से हम मसाज करते हुए हाथ को लेके जाते हैं उधर से लगाते हुए जाना चाहिए। इसे होठ, आईब्रो और आंख से कुछ दूर पर लगाएं। ब्लीच पूरे चेहरे पर एक समान लगनी चाहिए। ब्लीच जो है वो होठ, आईब्रो और आंखों के आसपास से थोड़ी दूरी पे लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्लीच में थोड़ी जलन होती है लगाने के बाद। अगर हम आंख के पास एकदम लगाएंगे तो क्या होगा, इससे आंखों को नुकसान पहुंचेगा। जब ब्लीच कंप्लीट हो जाती है, आप पूरे फेस पे लगा लेते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, दो छोटे छोटे कॉटन पैड में गुलाब जल को गीला करिए। फिर उसके बाद जो है दोनों आंखों पे रख दीजिए। इससे क्या होगा कि क्लाइंट बोर नहीं होगा, वो आराम से जब तक ब्लीच अपनी क्रिया करेगी तब तक वो आराम से लेटा रहेगा और आंखों में जलन भी नहीं होगी गुलाब जल की वजह से। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे, ब्लीच लगाने के 10 मिनट बाद बीच बीच में चेक अवश्य करेंगे कि बालों का रंग हल्का हो रहा है कि नहीं। ऐसा नहीं कि ब्लीच हमने लगा दिया और 25 मिनट बाद कंप्लीट हो गया, ऐसा नहीं है। अगर हमने ब्लीच लगा दिया है तो हमें 15 मिनट बाद उसे चेक करना है और वो भी चेक कहाँ पे करना है, जहाँ पे हार्ड बाल होते हैं, जैसे फोरहेड, अपर लिप, इन जगहों पे बाल थोड़े हार्ड होते हैं। तो हम क्या करेंगे, स्पैचुला की सहायता से थोड़ा सा ब्लीच जो है हटा करके देखेंगे कि ब्लीच अपना असर कर रही है या नहीं। जब बालों का रंग त्वचा के रंग से मेल खाने लगे तब गीले कॉटन पैड या गीले स्पंज की सहायता से ब्लीच को मसल्स की दिशा में साफ करेंगे। ब्लीच जैसे लगाने की प्रक्रिया होती है उसी तरह उसे रिमूव करने की भी प्रक्रिया होती है। ऐसा नहीं है कि हम कॉटन पैड उठाएं और किधर से भी कहीं से भी रिमूव कर दिया, हमेशा ब्लीच को मसल्स की दिशा में ही रिमूव करना चाहिए। ब्लीच करने से अगर जलन का एहसास हो फेस टॉवल में लपेट कर क्लाइंट के चेहरे पर 5 मिनट तक कोल्ड कंप्रेशन दें, है ना। अगर ब्लीच ज़्यादातर लोगों पे कुछ कुछ जलन होता है ब्लीच लगाने के बाद, तो हमें उसे कोल्ड कंप्रेशन देना चाहिए, ऐसे नहीं छोड़ देना चाहिए कि बस हो गया ब्लीच। टॉवेल को क्या करेंगे, गीला करेंगे, उसके बाद पूरे फेस पे उसे लगा देंगे कुछ देर के लिए, जिससे क्या हो, जलन का एहसास थोड़ा कम हो जाए। ब्लीच समाप्त होने के बाद क्लाइंट का गाउन, हेडबैंड, फेस टॉवेल आदि धोने के लिए अलग कर देंगे और इस स्थान को अगले क्लाइंट के लिए साफ करेंगे। आपने क्लाइंट पे जो जो सामग्री यूज की हुई है, जैसे
गाउन, हेडबैंड, फेस टॉवेल, इन सबको स्टरलाइज कर लेना चाहिए, मतलब साफ सुथरा करके ही दूसरे क्लाइंट पे प्रयोग करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, अगर कोई इन्फेक्शन है तो वो दूसरे क्लाइंट को भी फैलेगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे सावधानियाँ। ब्लीच करते समय हमें किन किन सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए। ब्लीच करने से पहले पैच टेस्ट अवश्य करें। मतलब ब्लीच अगर आप कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान देना चाहिए कि आप पैच टेस्ट अवश्य करें। मतलब एलर्जी टेस्ट किया कहाँ जाता है, कोहनी के पास या फिर कान के पीछे। जिस भी क्लाइंट का आप ब्लीच कर रहे हैं उसके कान के पीछे ब्लीच जो है 10 मिनट के लिए लगाइए और चेक करिए कि कोई एलर्जी तो नहीं है उसे इससे। फिर उसके बाद ही उसके फेस पे अप्लाई कीजिए। ब्लीच तैयार करने के लिए मेटल के बर्तन का प्रयोग ना करें। अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि ब्लीच तैयार करते समय आपको हमेशा प्लास्टिक या फिर कांच के ही बाउल का प्रयोग करना चाहिए, मेटल के बर्तनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इससे नुकसान होगा आपको। ब्लीच कभी भी आँख, आईब्रो और होठ पर नहीं लगानी चाहिए। ब्लीच जो है आँख, आईब्रो और होठ पर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि आईब्रो जो है वो ब्लैक ब्लैक ही अच्छी लगती है, उसको हम ब्राउन नहीं कर सकते हैं। और आँख के अगर आसपास ब्लीच लगती है तो वो जलन पैदा करेगी और आँखों को भी नुकसान होगा। ब्लीच हमेशा मसल्स की दिशा में ही लगाएं। ब्लीच को हमेशा जो है अब जिस तरह से रिमूव करने की दिशा होती है उसी तरह अप्लाई करने की भी दिशा होती है, और इन सब दिशाओं का ध्यान रखते हुए ही ब्लीच अप्लाई करना चाहिए। आज मैंने आपको ब्लीच के बारे में प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा करती हूँ कि यह प्रक्रिया आपको भविष्य में मददगार साबित होगी। नमस्ते, धन्यवाद।